ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सीएमए फाइनल एसपीएमबीवी का एग्जाम देकर कैसा लगा? मजा आया? इस बार का पेपर मुझे थोड़ा अच्छा लगा पुराने दो पेपर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आ रहा था पुराना दो पेपर में वो थोड़ा सा अजीब आ रहा था। इस बार अजीबो गरीब थोड़ा सा जो पार्ट है वो बहुत ही नॉर्मल सा था। तो अगर आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है और प्रैक्टिस किया है सारे बीवी के सवाल को और सारे थ्योरी को पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए। और उसके साथ साथ यदि आपने हमारे एबीसी एनालिसिस और सुपर 50 और एमसीक्यू के वीडियोस को भी रेफर किया है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर हुआ होगा, ये आप मान सकते हैं। और जितना हुआ थोड़ा कमेंट में भी बताएंगे तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा ना। बट क्या है, आप लोग बताते नहीं है, शर्म करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे को तो पता ही है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एमसीक्यू में क्या क्या आया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ, इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और एमसीक्यू बुक में द डैश ratios are used to compare financial statements of different size companies or the same company over different period, इसका आंसर है कॉमन साइज। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन ऑफ द वेरी बेसिक पैरामीटर्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, इसका आंसर है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, की कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, की प्रोडक्शन एफिशिएंसी, की इनोवेशन रेट। अब देखो, अगर आप ये पढ़ाई नहीं की हो तो आप कुछ भी मार्क करके आ सकते हो, बट अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बुक में मिलेगा, जिसका आंसर है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ईआरएम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ का आंसर डी है। एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री व्हेन एक्चुअल रिटर्न्स आर ऑलवेज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। फिर अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, कूपन 9%, maturity 10 years is trading in bond market and currently yielding 8.818%, then bond is trading in the market at प्रीमियम कहा जाएगा, क्योंकि मार्केट में यील्ड 8.18 और ये अगर 9% दे रहा है तो ऑफकोर्स प्रीमियम पे मिलने वाला है। विच वैल्यूएशन मेथड इज प्राइमरली यूज टू वैल्यू फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स, इसका आंसर है ग्रीनफील्ड मेथड। Next, on April 1, 2024, Zenith Logistics entered into a lease agreement for a specialized price of warehouse, specialized piece of warehouse equipment. An analyst is tasked with determining the initial value of right of use asset to be recognized on Zenith balance sheet as per Ind AS 116. तो ये आप CFR की बुद्धि से भी थोड़ा अपना लगा सकते हैं, बट अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो फॉलोइंग डेटा हैज़ बिन गैदर्ड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है 175,400, इनडायरेक्ट कॉस्ट 12,000 है, लीज इंसेंटिव्स रिसीव्ड फ्रॉम लेसर 5,000 है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल एंड रिस्टोर एट द एंड ऑफ द लीज 8,500 है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज, तो ये 190,900 है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बट अगर आप पढ़े हुए हैं अपने CFR पेपर को भी तो उससे भी कनेक्टेड आप कर सकते हो। और इतना सिंपल है कि बस माइनस को माइनस करना है और प्लस को सब जोड़ना है, तो उससे भी समझ में आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट, 9 नंबर, टाइटन इनोवेशन इज प्लानिंग टू एक्वायर सिनर्जी टेक, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स। कंबाइंड पैट दिया हुआ है, प्री मर्जर पैट टाइटन का दिया हुआ है, प्री मर्जर शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय टाइटन टू एक्वायर सिनर्जी टेक इज 100 crores. Based on the data, match the financial metrics in list 1 with the corresponding values in list 2. So pre-merger of EPS of Titan Innovation 7 rupees होगा। फिर पोस्ट मर्जर EPS of combined entity 40% accretion, द इम्पैक्ट ऑन टाइटन इनोवेशन EPS इज 5। तो क्या आपको मैच करना है कि P का क्या है, Q का क्या है और R का क्या है। तो जैसे पोस्ट मर्जर कंबाइंड EPS यदि आप निकालोगे तो वो आ रहा है 3,500 करोड़ कंबाइंड पैट है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपका मिला के हो जाएगा 500, तो 3,500 बाई 500 से 7 आ रहा है। तो Q का आंसर 7 है, Q का आंसर 7 है, तो Q1 यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आ गया। उसी तरह से अब दूसरा आप एक और वर्किंग कर लीजिए, विच इज़ यदि आप देखेंगे पोस्ट मर्जर EPS से तो मैच हो गया। प्री मर्जर EPS ऑफ टाइटन इनोवेशन अगर आप निकालोगे तो प्री मर्जर है 2000 बाई 4 5, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ रहा है 5। सो आप देख पा रहे P का आंसर है 3, जहाँ पे वो सही है, तो ये अपने आप सही हो गया। और अच्छा क्वेश्चन था, बट बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ।
फिर an acquisition is being considered where the acquirer would pay rupees 200 million for target company and that has a standalone value of 150 million. The acquirer has estimated 60 million synergies but expects the cost of integration to be 20 million. What is the net gain or loss? तो net gain और loss is 150 million हम लोगों का टारगेट कंपनी को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, प्लस हम लोगों को 60 मिलियन का सिनर्जी मिलेगा, 20 मिलियन का कॉस्ट लगेगा, तो 190 नेट कॉस्ट है, 200 मिलियन पे करने वाले हैं, तो 10 हमारा लॉस ही हो रहा है। अब ये वाला एक केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली एक आता ही है, क्या तो डेटा एनवेलपमेंट से या तो डू पॉइंट से, ऐसा कुछ उम्मीद था, तो इस बार डू पॉइंट से आ गया। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 11 का आंसर आ रहा है बी, 12 का आंसर आ रहा है सी, 13 का आंसर आ रहा है ए, और 14 का आंसर आ रहा है डी, 15 का आंसर आ रहा है ए, ठीक है। तो हो सकता है आपके आंसर में अभी भी कुछ और ओपिनियन हो, तो आप कमेंट में पूछते रहिए, हम जल्दी इसका डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। अभी इसमें पूरा नहीं घुसा क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप क्षमा कर दीजिएगा कि आपका समय मैंने यहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं लिया या मैंने अपना समय ज़्यादा नहीं दिया। एक बार आंसर सब मिला लो, फिर अपने डिटेल सॉल्यूशन आराम से निकालेंगे। और अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है देखो सेक्शन बी बिजनेस वैल्यूएशन, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है, ऐसा कुछ है नहीं, सेक्शन बी में कंबाइंड है। और 2A जो SPM से जैसा आना चाहिए वैसा ही आया है, जिसमें 2B सुपर 50 से भी मैच हो गया है। 2A अगर आप देखेंगे क्या चीज़ से आया, सप्लाई चेन से आया है, और उसमें बोल रहा है 5 की डिसीजन मेकिंग एरियाज दैट आर इंटीग्रल टू इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन हाउ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वुड टेलर इट्स सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डिफरेंटली व्हेन टारगेटिंग अ मास मार्केट वर्सेस अ निश मार्केट। तो मास मार्केट और निश मार्केट वर्सेस डिफरेंस हम लोग को समझाना है, और स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM आपको बताना है। तो यदि आप हमारा वो देखोगे, क्या कहते हैं, सुपर 50, तो हमने जो सुपर 50 क्वेश्चंस बनाए थे ना, उसको एक बार दिखाते हैं आपको कि ये देखो सुपर 50 में हमने आपके लिए सप्लाई चेन के बारे में सब कुछ लिखा था। फिर आपके लिए अगर आप ध्यान दोगे तो TQM के बारे में भी आपको बोला था कि वो भी पढ़ के जाना 2A 2B में। तो 2A 2B में मैच हो गया ना। तो क्या होता है, कई बार समझ में आ रहा होता है कि ये आ रहा है और ग्रीन भी करके दिया था, मतलब कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और मैच हो गया, बट नहीं भी होता है मैच। अभी मैच हुआ हुआ वही दिखा रहे हैं, जैसे स्टॉक मार्केट वाले करते हैं ना कि प्रॉफिट हुआ हुआ दिखाते हैं, लॉस वाला नहीं दिखाते। तो अभी प्रॉफिट वाला ही दिखा रहे हैं आपको, लॉस वाला नहीं दिखा रहे हैं। तो एनीवे ये मैच हुआ देखो पूरा SPM का। बट बात ये कि मेन चीज़ जो ABC एनालिसिस में हम लोग सीखे थे कि पैटर्न यहाँ पर सेम है, तो वही पैटर्न यहाँ पे आ गया है, ये हमारे लिए एक अलग का बात है। नेक्स्ट 3A में जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये 2 मार्केट्स वाला क्वेश्चन है। तो ये भी यदि आप देखोगे सुपर 50 में इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्वेश्चंस में मैंने जो भी यहाँ पे डाला था उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है, कि आपको 2 मार्केट्स में कैसे वर्किंग करना है। ऑलराइट, तो वही आ गया सुपर 50 से भी। तो एनीवे ये SPM का क्वेश्चन है, और ये 3A वहीं से आना था, 3B Z स्कोर से आना था। बट 3B सॉरी Z स्कोर से आना था क्या, 3B नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से आना था। तो रिस्क मैनेजमेंट से ही आया है, और रिस्क मैनेजमेंट से कहाँ से आया है, अगर आप ध्यान दोगे, एसेंशियल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। तो एसेंशियल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने एज सच सुपर 50 में तो नहीं लिया था, हमने इन जनरल रिस्क के डिफरेंट टाइप्स ले लिए थे, बट वही वाला नहीं लिया था जो एक्चुअली पूछा है। तो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट से आना था, ये मैच हो गया। फिर इसके बाद मेरा अंदाज़ा था कि अल्टीमेट Z स्कोर ग्रीन किया था मैंने कि उससे आना चाहिए इस बार, और इस बार वही हुआ, Z स्कोर का नेक्स्ट क्वेश्चन 4B में आया। 4A का जो क्वेश्चन है वो मेरे को कुछ और लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। 4A हमने टारगेट किया था कि कुछ डू पॉइंट का प्रैक्टिकल आएगा, बट वो डू पॉइंट का प्रैक्टिकल केस स्टडी बना के पूछ लिया MCQ में, समझ गए। तो एनीवे यहाँ पे उसके जगह डू पॉइंट का आपको थोड़ा सा रिटर्न ऑन नेट एसेट्स और इसका इम्प्लीकेशन के बारे में थ्योरी पूछ लिया। तो ठीक है, अगर आपको एक टॉपिक पढ़ते हो तो अगर उसका पूरा पढ़ लेते हो तो इट विल रियली हेल्प है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि हमने जो पॉइंट किया बस उतना ही पढ़ो,
हमने जो टॉपिक पॉइंट कर दिया, आप उस टॉपिक का पूरा पढ़ लेते हो तो एक आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाएगा। तो अभी ये जेड स्कोर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, हमने रेफ़र किया था, वो अलग बात है। और ये देखो, आपका इक्विटी एनालिसिस से जुड़ा हुआ, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से जुड़ा हुआ या वैल्यूएशन ऑफ फर्म से जुड़ा हुआ, आप समझिए FCFF का क्वेश्चन आ गया है और 2 फेज़ मॉडल वाला क्वेश्चन आ गया है। तो 5A में आप देखो, मैंने ऐसा ही आपको बोला था कि आप तैयारी करके जाना FCFF 2 फेज़ जरूर से, बट वो ग्रीन नहीं किया था, वो अलग बात है। बट FCFF 2 फेज़ वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक है, नया है, बट इजी है। आपको हर मेथड से वैल्यू करके वेटेड एवरेज लेकर फिर एक कंबाइंड वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, एक नया चीज़ सीखने को मिला, बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी एज सच नहीं है। सो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बिजनेस वैल्यू निकालना तो इजी है, बट कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा ये एक सवाल है। तो इसके ऊपर सोच के आपको और आराम से बताएंगे कैसे निकलना है, क्या होना है ना। डिस्काउंट रेट यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और ग्रोइंग रेट भी दिया हुआ है, तो कैसे होगा वो थोड़ा सा आराम से आपको बताते हैं। नेक्स्ट 6A जो है ये वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट का क्वेश्चन है, ये सेम सुपर 50 में भी रेफर किया हुआ था। 6B वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का क्वेश्चन है, ये मैंने रेफर नहीं किया था, बट अगर आप SFM पढ़े हैं तो उससे भी आप कनेक्ट करके आराम से कर सकते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको इजीली वाला बताना है, आराम से किया जा सकता था। 7A सुपर 50 में सेम रेफर किया हुआ है, मर्जर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रेफर किया हुआ है। और 7B जो है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट इस तरह का भी आपका किया हुआ है, ये भी मर्जर का क्वेश्चन है। और अगर आप मर्जर प्रैक्टिस किए हैं, पूरा स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सम्स था उसी से जुड़ा हुआ है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए तो आप कर पाएंगे। और ये वाला 8A SPM का कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है गाइस। और ये अगर आप इंटर में पढ़ें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मेरे साथ भी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का आप चैप्टर पढ़े हुए तो आप आराम से कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे निकाल सकते थे। बस एक नया चीज़ क्या है, यहाँ पे GST PST को लेकर कंफ्यूज कर रहा है, तो उतना कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है इसको लेकर कि आप इसको सोचें और बहुत ज़्यादा मतलब घबराएं इससे। आप आराम से इसको अपने प्रेजेंटेशन में सेल्स जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर वो उसमें इंक्लूडिंग GST है तो GST हटा के हम लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है ये वायबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, एक्विजिशन का है, ये भी मर्जर का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग परचेज करने जा रहे हैं कंपनी, उसका कैश फ्लो दिया हुआ है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप NPV निकाल के करोगे। तो इस तरह का मैंने सुपर 50 में रेफ़र किया था कि भाई आपको NPV वाला कोई एक सम करना है, बट जो सम रेफ़र किया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, डिटेल उसमें ज़्यादा था, है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो उसमें डिटेल थोड़ा सा कम है। तो एक तरह से आप देखोगे तो सुपर 50 से ही कितना मैच करा पाए हम लोग, अगर आप ठीक से रेफ़र करें तो वो है एक ये वाला, दूसरा मान लीजिए 7 मार्क्स यहाँ पर, 7 14, फिर 7 यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 7 28, फिर यहाँ पे 7 35, फिर यहाँ पे 7 42, फिर यहाँ पे 7 59, और ये भी सुपर 50 में रेफ़र किया हुआ था, और 49 और 7 56 हो गया। तो 56 मार्क्स का तो यहीं से मैच हो गया, मतलब आउट ऑफ 70 मार्क्स 56 मार्क्स मैच हो गया, आप बताइए। और MCQ में भी अगर आप देखें तो 2 पॉइंट रेफर किया था एक तरह से सुपर 50 में, अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो उसका ये आ गया। और MCQ भी 3 ठो तो पूरा, एक 3 नहीं, 1 2 3 4 5 ठो, 5 MCQ पूरा मैच हो गया। तो पॉइंट क्या है कि आपको बस सब SJC के सपोर्ट सिस्टम का थोड़ा सा भरोसा आ गया होगा। हम लोगों ने ना मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट किया था, उससे भी काफ़ी पेपर मैच हुआ है, 80+ मार्क्स का पेपर मैच हुआ है। एनीवे वो बात का चीज़ है, अभी आपको यही समझाना चाह रहे कि अब आपसे निवेदन ये है कि अगर आपने हमारे सुविधाओं का उपलब्धि किया है तो प्लीज़ अपने जूनियर को रेफ़र करिए कि टाइम टू टाइम SGC चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करके बैठे रहें, और क्लासेस की आवश्यकता है तो क्लासेस भी SGC से ही लें, जिससे कंसेप्ट क्लैरिटी बैठ जाए, और उसके बाद ये सब सुपर 50 ABC मॉक टेस्ट और MCQ वगैरह जो भी हम लोग दे रहे हैं उसका भी फ़ायदा वो लेकर अपना एग्ज़ाम को भी अच्छा बनाएं। और यदि आपका किसी कारण से एक ग्रुप छूटा हुआ है तो आप प्लीज़ SGC में बने रहें, और क्लासेस वगैरह की ज़रूरत है तो जल्दी क्लासेस को अवेल करें।
डिले नहीं करें, क्योंकि अपने कई बार रिजल्ट तक समय खराब करते हैं, वो आप ना करें। और ये डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, उसके ऊपर और चिंता करेंगे और डिस्कस करेंगे। और आप तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। आगे के सीएमए के लिए क्या करना है, जॉब के लिए क्या करना है, स्किल के लिए क्या करना है, सब पे धीरे धीरे यूट्यूब में वीडियोस आएगा, तो फॉलो करते रहें। बस आप एक जगह बने रहेंगे तो आपको सब समाधान मिलता रहेगा, राइट। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। जैसा भी रिजल्ट आए, जो भी आए, आप शेयर जरूर करना, सो दैट वी आर एबल टू सेलिब्रेट और वी आर एबल टू हेल्प यू टू सक्सीड इन योर नेक्स्ट लेग। ऑल राइट, थैंक यू, and please make sure that you stay in touch.